हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4, क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल। अब एक्चुअल में अभी तक जितने भी हमने पिछले लेक्चर तो देखे थे वहां पे बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होने जा रहा है जो मेनली जो हमारा सॉलिड स्टेट है, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अभी स्टार्ट हम यहाँ से करने जा रहे हैं। अब वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ चीज़ें, वैसे वैसे आप लिखते लिखते साथ साथ जो है नोट्स को बनाते जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हैं और पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल जो दो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं कि उनका मतलब एक्चुअल में क्या होता है। और अभी इनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे साइड में इमेज भी लगा दूंगा, इमेज का यूज करूंगा, तो उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी डेवलप हो पाएगी कि एक्चुअल में है क्या चीज क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? एक रेगुलर 3 डायमेंशन। अब रेगुलर तो हमें पता है कि जो भी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते थे हमने पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, उनका रेगुलर 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है वो है यहाँ पर। तो एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है पॉइंट्स का इन स्पेस, ठीक है, इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे अभी एक इमेज दिख रही होगी, उसमें जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है हमारा? इस पूरे स्ट्रक्चर को तो क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये बात कर रहा है कि पॉइंट्स इन स्पेस, यानी कि यहाँ पे जो कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये पॉइंट्स एक्चुअल में कहाँ पे? स्पेस में पॉइंट्स है। और ये जो लाइंस यहाँ पे जो ज्वाइन हो रखी है, एक कॉर्नर में एक एटम और इस कॉर्नर में एक एटम, बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रखी है, एक्चुअल में वो कोई ऐसा फिजिकल लाइन नहीं है, वो उसका कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। वो जस्ट क्या, हमको ज्योमेट्री एक बनानी है, मतलब हमको देखना है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज यहाँ पे इस तरीके से कोई चीज है और मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दी मान ली, तो मेरे को पता लग गया अच्छा इनकी ज्योमेट्री यहाँ पे ट्रायंगल टाइप की है। तो बस वो जो लाइंस है वो बस हमको ज्योमेट्री बताने के लिए, उनका कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये तो थी क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात, यानी कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब आपको उसी इमेज में एक कलर्ड वाला जो पोर्शन है, वो एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा होगा। पूरा जो एक्चुअल लैटिस था वो भी हमारा कैसा था? वो भी क्यूबिक था। और जो अभी जो आप लैटिस कलर्ड वाला देख रहे हो, छोटा सा पोर्शन उसका, वो भी एक लैटिस है। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का वही कलर्ड वाला सबसे छोटा सा जो पोर्शन है, विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब आप देख रहे होंगे जो वो कलर्ड वाला पोर्शन है, वैसे ही और भी बहुत सारे पोर्शंस है जिनमें कि कलर नहीं कर रखा है अभी, लेकिन वैसे ही बहुत सारे और भी पोर्शंस है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारा उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब वही यूनिट सेल अगर बार बार रिपीट हो जाए अलग अलग डायरेक्शंस में, अगर पूरा का पूरा फैल जाए, ये एक यहाँ पे यूनिट सेल रखा है, ये बगल में एक और, बगल में एक और, ऐसे ऐसे करके पूरा अगर मिल जाए तो क्या बन जाएगा? एंटायर लैटिस बन जाएगा। यानी कि यही जो चीज है ऊपर क्रिस्टल लैटिस की इसकी हम बात कर रहे थे, तो इसको अगर बहुत बार रिपीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस। जैसे वो नहीं होता कि पॉलीमर जब हम पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर मोनोमर होता है, वही मोनोमर की यूनिट बार बार रिपीट होती है तो पॉलीमर बन जाता है। जैसे कि इथीन बार बार रिपीट होता है तो पॉलीइथीन बन जाता है। तो वैसा ही समझ लो कि यूनिट सेल जब बार बार रिपीट होता है तो क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। तो ये था क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन और यूनिट सेल की डेफिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट कि ऐसे, अब देखिए कितने तरीके के ऐसे लैटिस हो सकते हैं, कितने लैटिस हो सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हो सकते होंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, ऐसे 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? ब्रावियाज लैटिस कहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ब्रावियाज लैटिस। अब जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। अब जैसे मान लीजिए अगर कि एक लैटिस है, वैसे तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट सेल बनाया है। लैटिस तो जो मैंने बताया था कि यही सेम चीज अगर बार बार रिपीट होती है तो पूरे को लैटिस बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ एक बनाया है। तो ये कह रहे हैं ईच जो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड कहते हैं। यानी कि ये पॉइंट, ये जितने भी टोटल 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि जितने भी यहाँ पे जो पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बना रखे हैं, ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमको बताते हैं कि वहां पर क्या है? एक पार्टिकल रखा हुआ है। जैसे कि मेरे को ये पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा है। ऐसे ये जितने भी बाकी जगह है, यहाँ पर क्या एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स से मिलकर पूरा का पूरा लैटिस बना, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनको हम बोलते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि यहाँ पर किसी चीज का एटम रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे किसी भी एक जैसे ऑक्सीजन का या सोडियम का किसी भी एक चीज का एटम यहाँ पे रखा हो सकता है। कोई भी एक रैंडम एग्जांपल हमने लिया।
कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे किसी भी चीज का H2O या ऐसे किसी भी चीज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आयंस हो सकते हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ऐसे कोई भी जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लैटिसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं, जो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन करा, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में वहाँ पे नहीं होती, ये सिर्फ मैंने वहाँ पे ताकि इनकी ज्योमेट्री मुझे पता लग जाए, एक स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं ये लोग, तो ये मेरे को पता लग जाए। एक्चुअल में तो ये लाइनें कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनमें या तो ये इस वाले से ज्वाइन हो रहा था पूरा का पूरा, या फिर अगर ज्वाइन नहीं हो रहा था तो तब भी वहाँ पे जो होती है पॉइंट जो होते हैं, ये लाइन तो लाइन का कोई एक्चुअल सिग्निफिकेंस तो नहीं है फिर भी। अब जिस तरीके से हमारे पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही हमारे जो यूनिट सेल होता है उसकी भी कुछ एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो यहाँ पर होती है। तो अभी देखते हैं कि यूनिट सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले एक यूनिट सेल जो होता है वो किस दो बेसिस पे कैरेक्टराइज होता है, यानी कि दो चीजें, अगर आपको वो दो चीजें उसके बारे में पता है तो बस वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उससे आप पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सबसे पहली जो चीज है वो यहाँ पे है लेंथ ऑफ इट्स एजेस। इसकी जो एजेस है यानी कि जो साइड्स हैं इसकी यूनिट सेल की हमारी, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ क्या क्या हो सकती है, अभी जो हमने नाम दिया है यहाँ पे, ये वाली लेंथ है जो इसको हमने A नाम दिया है, ये पूरी जो यहाँ पे लेंथ है इसको B नाम दिया है, और ये जो हाइट है यहाँ पे इसको हमने क्या दिया है, C नाम दिया है। तो इस तरीके से जैसे क्यूबॉइड में होता ही है लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसे करके, तो उस तरीके से यहाँ पे हमने नाम दिया है। अब आते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो किसके बेसिस पे डिफाइन होती है, वो है हमारे यहाँ पे एंगल्स बिटवीन द एजेस, यानी कि जो एजेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल्स कितने कितने का है। जैसे यहाँ पे ये वाली A एज है और ये B एज है, तो A और B एज के बीच में जो एंगल है वो हमने गामा दिया है। ऐसे ही यहाँ पे ये B एज है और ये C एज है, इसके बीच में हमने यहाँ पे एंगल अल्फा दिया है। ऐसे ही यहाँ पे जो A और C एज है, अब मैंने यहाँ पे बना नहीं रखा लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे दिखाने में, तो यहाँ पे जो A एज है, यहाँ पे ये वाला जो बेस वाला और ये जो हाइट C वाला है, इसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होता है, बीटा होता है। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, B और C के बीच में जो एंगल होगा तो क्या रह गया, अल्फा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्फा A रह गया ना। ऐसे B और C के अलावा क्या छूटा, A, तो A फॉर अल्फा। ऐसे ही A और C के बीच में क्या हो जाएगा, A और C आ गया, B छूट गया, यानी कि एंगल इनके बीच में कौन सा होगा, बीटा होगा, B फॉर बीटा। और आखिरी जो एंगल बचा A और B में क्या होगा हमारा, सबसे अल्फा बीटा गामा में लास्ट में क्या आता है, गामा आता है, तो यानी कि गामा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसा कि हम बात कर ही रहे थे यहाँ पे यूनिट सेल्स की, कि अलग अलग तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, तो उन्हीं को हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि किस किस तरीके के हमारे पास जो यूनिट सेल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और उनका हम किस तरीके से जो उनका नाम है वो हमने यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अभी देखते हैं इसका क्या मतलब है। जो भी हमारे यूनिट सेल्स है वो हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से यूनिट सेल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे यूनिट सेल बना रखा है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन है, वो कहीं पे जाके नहीं बैठते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वो ये जो कॉर्नर वाली जो पोजीशंस है इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये जितने भी 8 कॉर्नर्स है उनको ऑक्यूपाई करते हैं, और उसके अलावा कहीं पर भी इसके बीच में आपको ये बिल्कुल एकदम खाली ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स की। सेंटर्ड यूनिट सेल्स हमारे कौन से यूनिट सेल होते हैं, जो कि जिनके की कॉर्नर्स पे तो जो एटम्स या जो कॉर्नर्स पे तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा उनके बीच में कहीं पर भी कांस्टेंट पार्टिकल है। अब वो बीच कहीं भी हो सकता है, इतनी बड़ी जगह है, कहीं पर भी हो सकता है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, जहां पे कहीं पे सेंटर में भी पार्टिकल आ रहा होगा। तो अब सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो हमारे अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इनकी भी सब कैटेगरीज है 3। इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला जो आता है सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका वैसे बॉडी सेंटर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन पूरा नाम क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो अभी तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर सारे सेम बनाए, ताकि मैं यहाँ पे खुद यहाँ पे बना के दिखा पाऊँ कि इसका मतलब क्या है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर पे तो जो एटम्स है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, यानी कि प्रिमिटिव के जैसा तो ये होगा ही होगा, बस क्या होगा, इसके बॉडी के सेंटर में, यानी कि इसका पूरी बॉडी का सेंटर कहाँ पे होगा, इधर पे कहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक जो एटम या जो भी इसका कांस्टेंट पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी कि कॉर्नर के अलावा एक एक्स्ट्रा जो पार्टिकल है वो इसको बीचों बीच यहाँ पे आ गया। अब हालांकि इसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो ऐसे नहीं होता, यहाँ पे पार्टिकल्स भी एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे इस वाले से टच हो रहा होगा, बट अभी इतना डिटेल अभी यहाँ पे क्योंकि डायग्राम में हम नहीं जा रहे, डायग्राम के लिए उन सब चीजों के लिए अलग से टॉपिक आएगा, तो वहां पर उसको हम एग्जैक्टली देखेंगे कि किस तरीके से ये आइटम इस वाले से भी टच हो रहा होता है ऐसे करके, तो वो वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट आता है फेस सेंटर्ड। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। तो फेस कितनी होती है, यहाँ पे 6 फेसेस हैं इसकी,
ये जो 6 की 6 फेस हैं, इन 6 फेसेस के सेंटर में, जैसे कि ये वाली एक टॉप वाली जो फेस है, टॉप वाली फेस के यहाँ पे सेंटर में आधा अंदर आधा हवा में बाहर होगा। फिर यहाँ पे इस वाली फेस पे भी, इस वाली फेस पे भी, इस वाली फेस पे भी, अब ये जो अंदर की तरफ फेस है उस पे भी, और ये बाहर जो है ये वाली फेस है इसके ऊपर भी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो वो फिर ऐसा लगेगा कि वहीं बीच में 2 बना दिए, तो इस वाली फेस पे भी। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, ये होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट बात करते हैं एंड सेंटर्ड। अगेन एंड सेंटर्ड में भी वही है कि इसमें भी कॉर्नर में भी थे, देखो इसमें पहले से कॉर्नर में थे, फेस पे अभी आए हैं। फिर एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो अगेन वही रहेंगे। एंड सेंटर्ड का मतलब है, देखो यहाँ पे फेस सेंटर में क्या था, सारी फेसेस पे था। यहाँ पर क्या होगा, कोई सी भी 2 अपोजिट फेसेस पे हो सकता है, इस वाली फेस और इस वाली फेस पे हो सकता है इस वाली फेस और इस वाली फेस पे हो सकता है इस वाली फेस और वो जो अंदर वाली फेस है उस वाली फेस पे हो। तो मैं किसी भी एक पे बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया एक इस वाली फेस की और इसके अपोजिट कौन सी है, ये वाली, यानी कि एंड पे बना दिया बिल्कुल, एक इस एंड में, एक उस कोने, एक उस कोने, यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब ये जितने भी हमारे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की जो हम बात कर रहे थे, ये जितने भी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज, यहाँ पे जो डेफिनेशंस है प्रिमिटिव यूनिट सेल की, ये जितने भी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं इनकी डेफिनेशन आपको पीडीएफ नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी। वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सी, कोई ऐसा कुछ खतरनाक कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सी चीजें थी कि कॉर्नर पे जब प्रेजेंट होगा तो प्रिमिटिव बोलेंगे, बाकी जब भी जिस जिस जगह पे होगा तो लोकेशन के हिसाब से उनके नाम है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं कराया वो। तो पीडीएफ नोट्स में अगर स्टिल चाहिए तो पीडीएफ नोट्स में वो पूरा का पूरा एकदम जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात कर रहे थे कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं वो भी हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। अब लेकिन 7 टाइप्स के जो यूनिट सेल है वो मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ बोर्ड पे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो बेकार ड्राइंग है उससे कहीं एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए और वो ड्राइंग बेकार ड्राइंग होने की वजह से और वहाँ पे आप क्वेश्चन वहाँ पे कोई गलत करते हो, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बना रहे, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं स्लाइड के थ्रू, जो डायग्राम्स है उसके थ्रू मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से इन्फोग्राफी टाइप वीडियो जो है उसको मैं आगे चला देता हूँ और देन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि किस किस तरीके के होते हैं। अब जिन 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। तो ये हमारे किस तरीके से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब ये जो 7 किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया है, जैसे याद करिए अभी हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पे इन सब में क्या है, अलग अलग डायमेंशन है। जैसे किसी में लेंथ जो है ब्रेड्थ के इक्वल है लेकिन हाइट के इक्वल नहीं है, कहीं पे लेंथ ब्रेड हाइट तीनों इक्वल है ऐसे करके। फिर एंगल्स में भी इसी तरीके से, कहीं पे अल्फा बीटा के इक्वल है, गामा के भी इक्वल है, लेकिन नेक्स्ट आ जाएगा ऐसे कोई सा जिसमें अल्फा बीटा इक्वल नहीं होंगे लेकिन गामा के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं हमारे। तो टोटल 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है वो यहाँ पे हमारे बनते हैं। अब ये जो 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये तो सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल है भाई, इनमें से अलग अलग ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्यूबिक के अंदर कोई ऐसा भी तो होगा जो अपने बॉडी सेंटर में भी एटम को रखता होगा, है ना। ऐसे ही टेट्रागोनल में भी कोई होगा कहीं ना कहीं पे जो अपने एटम को एक्स्ट्रा भी रखता होगा, इस तरीके से। तो इनके अंदर भी सब कैटेगरीज आती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सब कैटेगरीज हैं। और इन्हीं 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के आगे जब हम फर्दर देखते हैं एक्चुअल क्या कैटेगरीज हैं तो तब निकलता है वहां से 14 टाइप्स ऑफ ब्रावियाज लैटिसेस। अब 14 है तो इसका मतलब ये मैं समझने लगा कि हर किसी के अंदर 2-2 होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के अंदर सिर्फ 1 भी होता है और किसी के अंदर 3 भी हो जाते हैं ऐसे। तो टोटल मिला के मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कितने ब्रावियाज लैटिसेस बनेंगे, 14 टाइप ऑफ ब्रावियाज लैटिसेस। अब इसके बाद आपको एक टेबल दे रखी होगी जो कि मैं पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगा, जहां पे कि इनकी एक एक जो डायमेंशन है उनके बारे में बात करी गई है कि किसमें ए बी के इक्वल होता है, सी के इक्वल नहीं होता, ऐसे करके। तो हर किसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो जिस टेबल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। केबीसी वाला फील आ गया ना, जैसे एकदम से बोला स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो भी होता है जैसे भी करते हैं ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर ये जो टेबल बनी हुई आ रही है यहाँ पे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला वाला क्यूबिक वाले की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो क्यूबिक के अंदर क्या है, पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं। क्यूबिक के अंदर प्रिमिटिव वाला भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड भी पाया जाता है, फेस सेंटर्ड भी पाया जाता है, ऐसे करके। एक्सेल होता क्या है इसकी, मतलब जो हम लेंथ होती है, जो एज लेंथ होती है उसमें यहाँ पे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं। एक्सियल एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे करके। और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल की, एग्जांपल क्या होते हैं, NaCl, जिंक, ब्लेंड, कॉपर, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को रीड करना है। अब टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड ही होते हैं, फेस सेंटर्ड नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसे करके। एंड सेंटर्ड भी नहीं है इनके पास में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वेरिएशन है आगे आते रहते हैं। तो अब मेरे हिसाब से मैंने बता ही दिया है, सबसे एक पहला पॉइंट पढ़ के अब आपको आगे का भी समझ आ ही जाएगा लगभग कि किस तरीके से
यहाँ पे जो है इस टेबल को रीड करना है। अब इसकी यहाँ पे जो टेबल है इसको स्किप मत करना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आएगी जब मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, उनकी अभी यहाँ पे जल्दी भी इनकी भी पीडीएफ आएगी, तो आप उस पीडीएफ में चेक करना कितने सारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से बन रखे हैं, कितने सारे बीच बीच से उठा के पूछ लेते हैं किसी का भी स्ट्रक्चर की, बताओ ये कौन से वाले उसका है, यहाँ पे डायमेंशन क्या होती है, ऑर्थोरोम्बिक में जो एक्सियल एंगल होते हैं वो बताओ कैसे होते हैं, कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होते हैं, क्या होता है, ऐसे 4 ऑप्शन देता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे देखना, इसीलिए अभी ही इसको अच्छे से याद करना। मुझे पता है वो चीज की टेबल जो है वो थोड़ी बड़ी है और काफी थोड़ा वैसा है, बट कोई नहीं, उसको ईजी बनाओ, कैसे भी कोई पैटर्न बनाओ और उसको याद करो, लेकिन पूरी टेबल को। अब आपको ताकि ये जो टेबल है ये उन्हें भी पता है कि भाई थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़ा सा याद करने का काफी ज्यादा है, तो ये एक बहुत ही अच्छे से लेकिन याद हो जाए, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, जितने भी वहां पे जितने भी इन्होंने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताए हैं लिख के, उनको ही यहाँ पे क्या कर रखा है, ड्रॉ भी कर रखा है। जैसे क्यूबिक के अंदर हमने 3 पढ़े थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर, तो वही 3 उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। ऐसे ही आगे जाके टेट्रागोनल में हमने जो 2 पढ़े थे वही इन्होंने यहाँ पे नीचे भी बना रखे हैं। तो इस तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सारे यहाँ पे बना रखे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, देखी हुई जो चीज होती है वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद होती है, और एक इमेजिन हम अगर कर पाते हैं उसको माइंड में, क्योंकि ऐसा सामने पे तो पॉसिबल है नहीं ना, ऐसा एकदम ऐसा क्रिस्टल, हर एक क्रिस्टल को देखना वहां पे पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्लैरिटी डेवलप होती है, तो आपको समझ आता है कि एक्चुअल में अच्छा कैसा दिखाई कैसे देने वाला है यहाँ पे। तो इस तरीके से दे रखी है, ये भी पीडीएफ नोट्स में डाल दिया जाएगा, वहां पे कोई इसमें वो नहीं है, नीचे इसमें काफी सारे हैं ये, तो ये नीचे जो जितना भी है नेक्स्ट पेज भी आएगा इसका एक, वहां पे भी 2 स्ट्रक्चर वहां पे भी होंगे, तो वो भी इसके साथ ही यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 होता है यहाँ पे खत्म, और अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा एक्चुअल या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, तो वहां पे उसको देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में। आई होप कि आपको जो पूरा का पूरा वीडियो ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट वाला जो पार्ट जो हमने डायग्राम्स के थ्रू स्लाइड्स में चला के किया था वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी इस वीडियो से हमारे रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।